मैं गुर्बत दूर करने घर से निकली थी और हालात ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हम तो अपने देश में भी मेहनतकश लोग थे। अब्बा की थोड़ी सी जमीन थी। वो और भाई सुबह से शाम तक अपने खेतों में धान बोया करते थे। हमें दो वक्त की रोटी मुयस्सर थी। सो खुशहाल तस्वुर किए जाते थे क्योंकि जहाँ हम रहते थे वहाँ दो वक्त की रोटी भी लोगों को नसीब नहीं थी। मेरे बाप और भाई की मेहनत की वजह से हमारे घर में दो वक्त अच्छा खाना पकता था। इस बार भी हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी, लिहाजा मैंने भैया से फरमाइश की कि जब मंडी में फसल बेचने जाओ तो मेरे लिए सैंडल ले आना। तेरे लिए सैंडल लाओहेगा और चूड़ियाँ भी, तो फिक्र ना कर। इसने जवाब दिया था, लेकिन उस वक्त सारे मंसूबे खाक में मिल गए जब एक तूफानी रात ने हमारे हरे भरे खेत और खलियान उजाड़ दिए। पहले बंद हुआ कि झक्कड़ चले, फिर बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हुई कि पहले कभी ना देखी थी। इसके बाद जालाबारी होने लगी जिसने हमारी खड़ी फसलें उजाड़ दी। खाने के लिए दाना न बचा तो अब्बा और भैया सर पकड़कर बैठ गए। अमीर वही थी कि अब क्या खाएंगे और क्यों कर्जगी। कुदरत के सामने सभी बेबस थे। ये तो कुदरती आफत थी जिसको रोका न जा सकता था। घर में अनाज का थोड़ा सा जखीरा बाकी था। कुछ दिन गुजार आहवता रहा। अब नई फसल के उगने और आस को मंडी में फरोख्त करने में बहुत वक्त दरकार था। अनाज खत्म हो गया तो अलिफ बा ने भाई से कहा कि तुम नौकरी ढूंढो, फसल तो मौसम पर होगी। इतने दिन क्या करेंगे। भाई शहर चला गया और उसको एक जूट मिल में काम मिल गया। वो हमें गुजारे के पैसे भी जुआने लगा, मगर बाजार के खाने से इसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। अम्मा को इल्म हुआ तो बेटे की फिक्र से बीमार रहने लगी। तभी अब्बा ने भैया को संदेशा भेजवाया कि आकरमा से मिल जाओ, वो तुम्हारी जुदाई के सदमे से परेशान है। संदेशा मिलते ही भाई इसी शाम रवाना हो गया गिरचा। इस रोज मौसम खराब था और नदियों में तुगयानी की सूरत हाल थी। बारिश हो रही थी, रास्ते भी खराब थे। भाई ने बस का सफर चुना था। सड़क पर फिसलन और जा बाजा गड़े थे। दौरान सफर बस की राड खुल गई या कुछ ऐसा हुआ कि ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना रख सका और वो एक दरख्त से जा टकराए। मेरा भाई भी दीगर मुसाफिरों के साथ शदीद जख्मी हुआ। अब्बा को इत्तला मिली। वो तरमित जाए वकू की तरफ भागे। भाई को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा, जिसके लिए बहुत से रुपयों की ज़रूरत थी, जबकि हमारे पास घर में दो सके ना थे। मजबूरना बा ने ज़मीन सस्ते दामों बेच दी और बेटे का इलाज करवाया। इसकी जान तो बच गई, मगर वो सारी जिंदगी के लिए अपाहज हो गया। ज़मीन ही तो हमार सहारा थी। ये सहारा भी जाता रहा। अब अर्द गिर्द के लोगों की तरह हमारे घर भी फाके होने लगे। एक रात तेज बारिश हो रही थी कि एक शख्स ने हमारी झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अब्बा ने दर खोला। वो बोला, मैं नज़दीक ही रहता हूँ। घर जा रहा था कि बारिश ने अल्लाह आपकी कुटिया में रोशनी देखी तो यहाँ पनाह के लिए आ गया। रास्ता बहुत खराब है, इसलिए आगे नहीं जा सकता। एक रात के लिए मुझको पनाह दे दो। ये शख्स किसी पढ़े लिखे की मानिंद बड़ी शुस्ता बंगाली बोल रहा था। तभी अब्बा इसको अंदर ले आए। हम जो रूखा सूखा खा रहे थे, इसमें एक खाने वाला और शामिल हो गया। उसे भी खाना दिया। वो खाकर एक तरफ सो गया। मैं भी वहीं सो रही थी कि बाकी घर बारिश से गीला हो रहा था। जितनी बार रात को मेरी आंख खुली, मैंने महसूस किया कि वो अजनबी जाग रहा है और मेरी तरफ देखा रहा है। इसी ख्याल से मेरी नींद उड़ गई कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। सुबह हो गई। घर में उम्मी और मैं पहले जाग जाती थी। हम बावर्ची खाने गई। माँ ने कहवा बनाया और कहा कि इस मेहमान को दे लो। मैंने इसको कहवा दिया। इसने शुक्रिया कहा। इसकी नज़र बार बार मेरी तरफ उठती थी, जैसे शिकारी चौकस अंदाज में अपने शिकार को देखता है। घर की हालत से इसने हमारे हालात का अंदाज़ा कर लिया था। अब उसने अब्बा को अपने दाम में उलझाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि मैं फलां शहर में एक दुकान का मालिक हूँ, अगर आप मेरे साथ वहाँ चली तो मैं आपको काम दिला सकता हूँ। इसने कुछ रकम 6 रकम जो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा थी अब्बा को दे दी।
रकम बतौर एडवांस थी हमारे लिए। तो ये दिन ईद का दिन साबित हुआ कि जहाँ टका मौजूद न था वहाँ इतने सारे पैसे वो शख्स दे गया था। अब्बा ने रख्त सफ़र बांध लिया। तब इस शख्स ने कहा, अगर आप अपनी बेटी को भी ले चली तो मैं उसकी तनख्वाह भी आपको अभी एडवांस दे देता हूँ। इतने सारे और पैसों का सुनकर मेरे वालिद की आंखों में चमक आ गई, जैसे कई दिन का प्यासा सहरा का मुसाफिर सामने शराब को देखकर खुश हो जाता है। यूं उम्मी ने मेरे सामान भी अब्बा के सामान के साथ बांध दिया। मैं अब्बा के साथ जा रही थी, फिर भी जाने क्यों मैं दिल डूब रहा था। यूं लगता था कि अब मैं कभी घर वापस ना उठ सकूंगी। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे खतरे से आगाह कर रही थी, मगर मजबूर थी। वालिद ने कहा, चलो। तो मैं खामोश से उनके साथ चली गई। चलते समय घर पर एक आखिरी निगाह डाली। माँ को देखा तो रोना आ गया। बुरा हो इस गुर्बत का कि इसने मुझको कहीं का ना छोड़ा और दर बदर कर दिया। शाम को हम बस में सवार हुए। सारी रात सफ़र करते रहे। सुबह एक शहर में पहुंचे। मैंने शहर पहली दफ़ा देखा था। इसने अब्बा को दुकान पर मुलाजिम करा दिया और मुझे एक घर में ठहरा दिया। कहने लगा कि फैक्टरनी अभी बंद है, जहां ऊँट चिड़ी के पर्स मशीन पर सीती हैं। फैक्ट्री खुलेगी तो तुमको वहाँ काम मिल जाएगा, कुछ दिन यहाँ रहना होगा। अब्बा ने घर खत भेज दिया था कि उम्मी को तसल्ली हो, और घर से जवाब भी आ गया। यही आदमी हमको घर से आए खतूत पढ़कर सुनाता और उनकी तरफ से जवाब भी लिख कर भिजवाना था। इस शख्स का नाम कासिम था। एक रोज़ इसने बताया कि घर से खत आया है, भाई की तबीयत खराब है, आपको बिलर है। यह खबर सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि हादसे के बाद से मेरे भाई की तबीयत खराब ही रहती थी। अब्बा के पास किराया नहीं था। कासिम ने ही अपने पैसों से टिकट लाकर दिया और सफ़र खर्च को भी रकम दी। मैं रोने लगी। वालिद जा रहे थे। मैंने कहा कि मुझे भी जाना है। कासिम बोला, बेटी देखो, बारिश थम गई है। एक दो रोज़ में रास्ते साफ हो जाएंगे और फैक्ट्री खुल जाएगी, और ज़रूरतमंद ख़वातीन को उन्होंने खादा तो फिर तुमको नौकरी ना मिलेगी। तुम ज़रा हौसले से काम लो। तुम्हारे अब्बा तो 4 रोज़ में लूट ही आएंगे। मेरे रोने से मेरा बाप परेशान हुआ, मगर टुकटके पैसे भी न थे, सो मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी। वो मजबूरन आंखों में नमी भर के चले गए। उनके जाने से मुझे यूं लगा जैसे ये जहां ही वीरान हो गया है। उदासी मुझ पर बरस पड़ी और छोटी हिस्स कह रही थी कि कुछ होने वाला है। शाम को वो शख्स घर लूटा और कहने लगा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे काम की जगह दिखा दूं। मैं बादल खास्ता तैयार हो गई। काम के लिए ही तो इतना लंबा सफ़र करके आई थी, और अब एक और लंबे सफ़र पर जाना था। जब रास्ता किसी तौर ख़त्म न हो रहा था तो मैंने जान लिया ये खैर का सफ़र नहीं है। गाड़ी का सफ़र ख़त्म हुआ तो हम नदी किनारे पहुंच चुके थे। अब लॉन्च का सफ़र शुरू हो गया। समझ गई कि हम फैक्ट्री नहीं जा रहे, किसी दूसरे दुनिया से जा रहे हैं। मैं लॉन्च में अकेली न थी, कुछ दूसरी औरत भी काम की तलाश में जा रही थी। वो कह रही थी कि फैक्ट्री शायद किसी दूसरे जजीरे पर है। हम में से किसी को मालूम नहीं था कि वो जजीरा कौन सा है और हमारी मंजिल कहाँ है, ताहम हमें ले जाने वाले ज़रूर जानते थे कि हमारी मंजिल कहाँ है। जब लॉन्च किनारे लगी, पता चला कि ये हमारा बांग्लादेश नहीं बल्कि हमको यहाँ तक लाने वालों का देश है। ये हमारा पड़ोसी मुल्क था। उन्होंने हमको एक घर में बंद कर दिया। दूसरे दिन एक आदमी हमें ऐसी जगह ले गया जहाँ हवा की बेटियां बेची और खरीदी जाती थी। यहाँ मेरी हमवतनों की बोली लगाई जा रही थी। खरीदने वाले कीमत देते और किसी जानवरों की तरह अपना खर पर अहमाल हाँक कर ले जाते। यहाँ कोई चेहरा शनासा न था। मुझे एक ऐसे शख्स ने खरीदा जो बीवी बनाकर औरतों को मशरिक वस्ता ममालिक में ले जाता था और वहाँ बांदी के तौर पर फरोख्त कर देता था। इससे मुझे जिस दूसरे शख्स ने खरीदा, वो दिन भर मुझसे काम लेते और रात को जानवरों के बाड़े में बंद कर देते। उन्होंने मुझे तवीले में सोने की जगह दी थी। मैंने वहां अनथक मेहनत की और कई माह कैद रही। इस दौरान मालिक जब चाहता मुझसे अपनी ख्वाबगाह की रौनक बढ़ा लेता। मैं तो उनकी खरीदी हुई बांदी थी। भला मेरे और क्या हुकूक थे
सब हुकूक तो उसी के थे। जब इस शख्स का मुझसे दिल भर गया तो कहीं और मीर असूदी कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी शनाख्त गुम होती गई। मैं तो यहाँ फरियाद भी नहीं कर सकती थी। इन लोगों की ज़बान से नाबलद थी। जो कुछ ये आपस में गुफ्तगू करते समझ ना सकती थी। अब जिसने मुझे खरीद वो बाल बच्चेदार आदमी था और उसकी बीवी बीमार थी। घर में बीवी की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। इसने मुझे बीवी की देखभाल की खातिर खरीदा था। मैं सारा दिन इसकी बीवी की खिदमत करती, फिर भी शुक्र करती कि इसकी औरत और बच्चों की खिदमत करती हूँ, मगर मेरी इज्जत तो महफूज है। मेरी रूह पर तो कोई तशद्दुद नहीं है। कुछ ही अरसा बाद इस शख्स की भी नीयत खराब हो गई। मैं इसके लिए भी खरीदा हुआ माल थी, इसकी मलकियत थी। मैं ये अजियत कब तक बर्दाश्त करती। एक रात इसके बच्चे ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और मुझे भाग निकलने का मौका मिल गया। शब भर के सफ़र के बाद मैं सड़क पर पहुंची। इधर से मुसाफिरों की बस का गुजर हुआ। ड्राइवर को मैंने रुकने का इशारा किया। इसने बस रुकी और मुझे बिठा लिया। मेरे पास किराया न था। एक मुसाफिर ने मेरी शक्ल को भांप लिया था। इसने मेरा किराया दिया। वो एक पाकिस्तानी था। मैंने इसको अपना अहवाल मुख्तसर बताया। इसने कहा कि इस मुल्क का कानून है कि मैं ना महरम औरत को नहीं रख सकता और ना उसके साथ सफ़र कर सकता हूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ कुछ बंगाली हैं, वो तुम्हारे हम वतन हैं। तुम इनको अपनी बिपता कहो, मुमकिन है वही तुम्हारी मदद करें। वो मुझे बंगालियों के पाड़े ले गया, जहाँ मुझको वही भारतीय दलाल नजर आया जिसने मुझे पहली बार कलकत्ता में बेचा था। इसने मुझे और मैंने इसको पहचान लिया। वो मुझसे मुआफ़िया मांगने लगा। बोला, इस बार एतबार करो, मैं तुमको तुम्हारे वालिदैन के पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरे सवा तुमको वहां और कोई नहीं ले जा सकता। तुम्हारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। तुम गिरफ्तार कर ली जाओगी। यहाँ के मकामी बहुत सख्त लोग हैं। उनके हत्थे लग गई तो फिर से तुमको तुम्हारे साबिका मालिक के हवाले कर देंगे। यहाँ के थाने में भी कोई तुम्हारी बात को समझेगा और न तुम उनकी ज़ुबान को समझोगी। मरता क्या ना करता और कहाँ जाती। इस दलाल ने दुबई लाकर फिर से मुझको फरोख्त कर दिया। जिसने मुझे खरीदा था वो बुरा आदमी ना था। इसको बस एक खिदमतगार की ज़रूरत थी। घर पर मिलने इसका एक पाकिस्तानी दोस्त वहीद आया करता था। एक रोज़ मुझे वहीद से बात करने का मौका मिल गया। मैंने इसको अपनी बिपता सुनाई और मदद की दरख्वास्त की। वो बोला, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे अपने दोस्त से बात करनी होगी, क्योंकि है दोस्त से गद्दारी नहीं कर सकता। उसने दोस्त से बात की जिसने मुझे खरीदा था। वो बोला, अगर तुम इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना है किस्यावर के हवाले कर दूंगा। बहरहाल पाकिस्तानी भाई ने इस शर्त पर मदद का वादा किया कि वो किसी शरीफ आदमी से मेरे इनकार कर देगा और मैं किसी की बीवी बनकर उसके साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजारूंगी। मैंने ये शर्त कबूल कर ली तो वो मुझे अपने साथ पाकिस्तान ले आया और यहाँ एक खुशहाल देहाती के साथ मेरे निकाह करा दिया, जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी मगर उसके 3 लड़के थे। इसका नाम जहानिया था। वो सेहतमंद और खुश शक्ल आदमी, लेकिन उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। अपने से बड़े उम्र के शख्स को कबूल करना मेरी मजबूरी थी। कोई ठिकाना जो नहीं थे और पाकिस्तानी भाई से वदा भी कर चुकी थी। मैंने निकाह तो कर लिया मगर दिली खुशी नहीं मिली। फिर भी एक घर और तहफ़्फ़ुज़ देने वाला जीवन साथी मिला था। समझिए अब मेरा सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन किस्मत में सुकून भी नसीब वालों को मिलता है। शौहर तो मोहब्बत भर इसलोक रखता मगर उसके बच्चे सियाने थे। वो मुझे कबूल नहीं करते थे। सौतेले लड़कों ने मुझे सताना शुरू कर दिया। वो मेरी झूठी शिकायत वापस से लगाते थे तो मेरा शौहर कहता कि तुम मेरे लड़कों का ख्याल रखा करो और उनको शिकायत का मौका ना दीन और ना मैं तुमको तलाक दे दूँगा। मैं इतनी भटक चुकी थी कि अब किसी सूरत तलाक लेना ना चाहती थी। जो भी सलूक बच्चे करते, चुपचाप सहती और सोचती कि शरीफ आदमी और उसके घर की छत तो मुझे मिली होती है। घर की चारदीवारी और इज्जत की रोटी भी बड़ी नेमत है। शौहर के लड़के मुझे अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन मैं तो उन्हें दुश्मन नहीं समझती थी। आखिर वो दिन आ गए कि मुझे सुकून नसीब हो गया। लड़के बड़े हो गए तो उनको अक्ल आ गई।
अब वो मुझे नहीं सताते थे बल्कि मेरा ख्याल रखते थे क्योंकि उनको खाना पीना वक्त पर मिलता था। मैं हर तरह से उनकी खिदमत करती और उनके सब काम करती थी। दुख के दिन आखिरकार तमाम हो गए। लड़कों की शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए। मैंने उनकी परवरिश में भी मदद की तो उनकी बीवियां मुझे चाहने लगी। शौहर वफात पा गए तो उन्हीं सौतीले लड़कों ने मुझको सिख दिया और ज़माने के सर्द और गर्म से बचाया। वो अब मुझको सगी माँ की तरह समझते और इज्जत करते हैं। सोचती हूँ अगर ये मेरे ना बनते तो इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाती। अपनों को तो खो चुकी थी, अब उनसे मिलना मुहाल था। ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, ऐसी हजारों बांग्लादेशी लड़कियां गुर्बत के बाइस दर बदर हुई हैं। इनको नौकरियों का झांसा देकर ये मुजरिम लोग पर्दा फरोशी करते रहे और अब भी करते होंगे।